हम मिडिल क्लास लोगों की सैलरी अक्सर रेत की मुट्ठी जैसी होती है। जितना कस कर पकड़ो उतनी ही तेजी से फिसलती जाती है। महीने की पहली तारीख को जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है, कुछ ही घंटों में उसकी लाइन लग जाती है। ईएमआई, किराया, मोबाइल बिल, राशन, पेट्रोल, बिजली, नेटफ्लिक्स, और फिर अचानक कोई शादी, कोई मेडिकल खर्च या कोई इमरजेंसी। देखते देखते आधा महीना भी नहीं गुजरता और जेब हल्की होने लगती है। फिर दिमाग में वही पुराना सवाल घूमने लगता है, अब अगली सैलरी कब? तो रुको जरा, सबर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कब आएगी? सच कहें तो हम में से ज्यादातर लोग इसी साइकिल में फंसे हुए हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, लेकिन पैसा कभी हमारे लिए काम नहीं करता। हम पैसा कमाते हैं और पैसा चुपचाप हमें छोड़कर चला जाता है। लेकिन असली समस्या ये नहीं है कि हम कम कमाते हैं। असली समस्या ये है कि जो पैसा हमारे हाथ में आता है वो हमारे लिए बढ़ता ही नहीं। हम बचत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी खर्चों में गायब हो जाती है। और जैसे ही इन्वेस्टमेंट की बात आती है, ज्यादातर लोग तुरंत कह देते हैं, भाई हमारे पास तो बचता ही नहीं, इन्वेस्ट क्या करेंगे? यहीं पर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क ज्यादा कमाई नहीं, बल्कि सोच और डिसिप्लिन का होता है। दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको दूसरों से ज्यादा तेज दिमाग की जरूरत नहीं है, आपको बस दूसरों से ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है। यानी हर बार पैसा खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह पैसा मेरे लिए काम करेगा या मैं पूरी जिंदगी इसके लिए काम करता रहूंगा? और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी ताकत जो धीरे धीरे लेकिन बेहद शक्तिशाली तरीके से आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक ऐसी ताकत जो आम इंसान को करोड़पति बना सकती है, जो समय के साथ पैसे को कई गुना बढ़ा देती है और जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाती है। इस ताकत का नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, 7-3-2 रूल ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, और क्यों वॉरेन बफेट अपनी अरबों की दौलत का सबसे बड़ा राज इसी एक सिद्धांत को मानते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आने वाले सालों में पैसा आपकी सबसे बड़ी टेंशन ना रहे, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप आज सीखेंगे वो आपके आने वाले कई सालों की फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। तो रुको जरा, सबर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साहिल, शुभम और योगेश के साथ जो हुआ वो असल में आज लाखों यंग प्रोफेशनल्स की कहानी है। 3 दोस्त साहिल, शुभम और योगेश रायपुर जैसे छोटे शहर से सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे थे। आंखों में नौकरी के अलग अलग सपने थे, लेकिन दिल में एक ही ख्वाहिश, अमीर बनना। तीनों के पास अच्छी इंजीनियरिंग डिग्री थी, दिमाग में कॉन्फिडेंस था और उम्र ऐसी कि लगता था पूरी दुनिया मुट्ठी में है। लेकिन तीनों का सोचने का तरीका अलग अलग था। शुभम शुरू से ही रियल एस्टेट को लेकर सीरियस था। वो कहता था, आज नहीं तो कल, पर पैसा ऐसे लगाऊंगा जो मेरे लिए काम करे। वहीं योगेश का झुकाव स्टॉक मार्केट की तरफ था। वो किताबें पढ़ता, चार्ट देखता और लॉन्ग टर्म सोचता था। और फिर था साहिल, जिसे जिंदगी जीनी थी आज, अभी और पूरी शान से। उसके लिए सक्सेस का मतलब था अच्छा फोन, बढ़िया कपड़े, पार्टी, ट्रैवल और सोशल लाइफ। किस्मत ने भी शुरुआत में साहिल का साथ दिया। तीनों में सबसे पहले नौकरी साहिल को ही मिली, महीने की 30,000 रुपए की सैलरी। मुंबई जैसे शहर में यह रकम बड़ी नहीं थी, लेकिन 23 साल के साहिल को ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी जीत ली हो। उसने सोचा, कमाना शुरू कर दिया है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ वो फैसला जो आगे चलकर उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को तय करने वाला था। मुंबई का पार्टी कल्चर, बाहर का खाना, वीकेंड ट्रिप्स, नए नए कैफे, ब्रांडेड कपड़े, साहिल को सब कुछ चाहिए था। और वो हर महीने सब कुछ करता भी था, क्योंकि उसके हिसाब से यंग एज है, बाद में देखा जाएगा। उसे फैमिली की जिम्मेदारी नहीं थी, शादी दूर की बात थी, तो उसने सोचा क्यों ना अपनी लाइफस्टाइल को ही इन्वेस्टमेंट बना लिया जाए। इसी सोच के साथ साहिल ने शुभम और योगेश से अलग रहने का फैसला लिया। उसने ऑफिस के पास एक सोसाइटी में अपार्टमेंट लिया, जहां उसके बाकी कलीग भी रहते थे। रेंट था 10,000 से 12,000 रुपए, जो उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा था, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। वजह साफ थी, ऑफिस पास था, स्टेटस अच्छा था
और लाइफ सेटल लग रही थी। साहिल को लग रहा था कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, जबकि असल में उसका पैसा रुक नहीं रहा था। बढ़ना तो दूर की बात थी। और यहीं से धीरे धीरे वो फर्क पैदा होने लगा जो आगे चलकर समझ आएगा कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, सही जगह और सही समय पर लगाने से बढ़ता है। यही फर्क है खर्च करने वाली सोच और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने वाली सोच में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट में नाइस लिखना मत भूलना। आपकी एक कमेंट हमारी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। वहीं दूसरी तरफ योगेश और शुभम ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। दोनों ने मुंबई के एक्सपेंसिव इलाके छोड़कर पनवेल में रहना शुरू किया, जहां रेंट कम था, जमीन सस्ती थी और सबसे बड़ी बात, भविष्य की अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी। बाहर से देखने पर यह फैसला कंप्रोमाइज लगता था, लेकिन असल में यही उनका सबसे स्मार्ट मूव था। शुभम को शुरू से ही रियल एस्टेट में दिलचस्पी थी। जब वो पनवेल शिफ्ट हुआ तो शुरुआती 3 से 4 महीने उसके पास नौकरी तक नहीं थी। खर्च चलाने के लिए उसे पिताजी से पैसे मंगवाने पड़ते थे। लेकिन फर्क यह था कि शुभम खाली नहीं बैठा था। वो नौकरी ढूंढने के साथ साथ पनवेल और नवी मुंबई के हर डेवलपिंग एरिया की स्टडी कर रहा था। 2009 में सिर्फ 23 साल की उम्र में शुभम दिन भर साइट्स देखता, बिल्डर्स से बात करता और शाम को 10 रुपए की चाय और वड़ा पाव पर गुजारा करता था। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास जानकारी थी और यही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी पूंजी बनी। धीरे धीरे उसे एक बड़ी बात समझ आने लगी। नवी मुंबई अगले 10 से 15 सालों में तेजी से डेवलप होने वाली है। मेट्रो आने वाली थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था और पनवेल भी उसी ग्रोथ जोन का हिस्सा बनने वाला था। यहीं से शुभम ने एक निर्णायक कदम लिया। उसने एक रियल एस्टेट कंपनी में नौकरी पकड़ ली। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका मकसद पैसा कमाना नहीं, सीखना और सही मौके को पहचानना था। कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला था और कुछ जगहों पर लैंड अलॉटमेंट चल रही थी। शुभम को लगा यही वो मौका है जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने अपने पापा को फोन किया और कहा, आज हम थोड़ा रिस्क लेंगे ताकि कल जिंदगी भर की टेंशन खत्म हो जाए। उसने समझाया कि अगले 10 सालों में इस इलाके का पूरा चेहरा बदलने वाला है। अगर आज यहां इन्वेस्ट किया तो आने वाले समय में यही प्रॉपर्टी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है। अब एक इंडियन फादर आसानी से कहां मानते हैं, लेकिन शुभम की तैयारी, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी रिसर्च आखिरकार काम आई और किसी तरह उसने उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए मना लिया। कुछ सालों बाद जब प्रॉपर्टी बनकर तैयार हुई तो सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं बनी थी, उसके आसपास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल और बाकी सुविधाएं भी आ चुकी थीं। शुभम ने प्रॉपर्टी को रेंट पर डाल दिया। अब उसे हर महीने एक स्टेडी इनकम मिलने लगी। समय के साथ साथ उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती गई और शुरुआती 5 सालों में ही उसने दिखा दिया कि धैर्य और सही जगह लगाया गया पैसा क्या कर सकता है। शुभम की जॉब भी बेहतर होती गई, रेंटल इनकम भी आती रही और उसकी प्रॉपर्टी की कीमत भी। यह कहानी सिर्फ रियल एस्टेट की नहीं है, यह कहानी है उस सोच की जहां इंसान पहले पैसा खर्च करने के बारे में नहीं, बल्कि पैसे को काम पर लगाने के बारे में सोचता है। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जहां पैसा, समय और सही फैसला मिलकर ऐसा रिजल्ट देते हैं जो एक दिन में नहीं, लेकिन जिंदगी भर बदल देता है। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, वहीं दूसरी तरफ 2011 तक आते आते साहिल 25 साल का हो चुका था और उसकी जिंदगी बाहर से देखने पर पूरी तरह सेट लगती थी। अच्छी नौकरी, बढ़ती सैलरी और मुंबई की वो चमक दमक जिसकी हर यंग प्रोफेशनल को आदत पड़ जाती है। अब साहिल सिर्फ जरूरतों पर खर्च नहीं कर रहा था, बल्कि लाइफस्टाइल पर इन्वेस्ट करने लगा था, या यूं कहें कि उसे यही इन्वेस्टमेंट लगने लगा था। 3 साल की नौकरी और 50,000 रुपये की सैलरी के बाद उसने वही करना शुरू कर दिया जो उसके कलीग करते थे, क्योंकि उस दौर में साहिल ये नहीं सोच रहा था कि पैसा भविष्य में क्या करेगा, बल्कि ये सोच रहा था कि आज वो दूसरों को कैसा दिखेगा। ऑफिस में दोस्तों ने गाड़ी खरीदी तो साहिल के मन में भी वही ख्याल आया, अब मेरी भी गाड़ी होनी चाहिए। शोरूम पहुंचे, नजर पड़ी एक शानदार चमचमाती गाड़ी पर। कीमत थी रुपये लाख। एक साथ देने के पैसे नहीं थे, लेकिन EMI तो बन ही जाती है, और यही सोचकर साहिल ने बिना ज्यादा सोचे समझे फैसला ले लिया। अब गाड़ी आ चुकी थी, लेकिन उसके साथ एक नया बोझ भी आ गया था।
हर महीने की ईएमआई, पहले से 12,000 रुपए का रेंट और अब लगभग 12,000 रुपए की गाड़ी की ईएमआई, यानी 50,000 रुपए की सैलरी में 24 से 25,000 रुपए का खर्चा पहले दिन से ही फिक्स हो गया। गाड़ी, स्टेटस और महंगी बातचीत के बाद अगला स्टेप लगभग ऑटोमेटिक था, जिंदगी में एक हमसफर। साहिल ने खुद को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे उसके पास पैसों की कोई कमी ही नहीं है। पार्टी, बाहर खाना, ट्रैवल, सब कुछ नॉर्मल लगने लगा और उसके पार्टनर के दिमाग में भी साहिल की वही इमेज बन गई कि ये इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग है। लेकिन सच्चाई ये थी कि जो 25,000 रुपए पहले बच जाते थे, अब वो भी धीरे धीरे गायब होने लगे थे। सेविंग नाम की चीज जिंदगी से बाहर होती जा रही थी। समय बीतता गया। साहिल बेहतर सैलरी के लिए जॉब स्विच करता रहा। शादी हुई, फैमिली बनी, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, पैसा उसके लिए काम नहीं कर रहा था। वो आज भी पैसे के लिए ही काम कर रहा था। कभी कभी जब वो शुभम और योगेश के बारे में सोचता तो उसे लगता, यार मैं तो आगे निकल गया हूं, वो लोग तो अभी भी वहीं होंगे। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम था जिसे समय ने धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया। करीब 11 साल की नौकरी के बाद जब साहिल 36 साल का हुआ, तब जाकर उसे 1 लाख रुपए महीना कमाने वाली जॉब मिली। अब जाकर उसे लगा अब सही समय है बड़ा कदम उठाने का, और उस बड़े कदम का नाम था खुद का घर। साहिल और उसकी पत्नी ने मुंबई में घर ढूंढना शुरू किया और आखिरकार पनवेल में एक 3 BHK फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट पसंद आ गया। कीमत थी 90 लाख रुपए। अब 1 लाख की सैलरी में मान लो दोनों की कंबाइंड इनकम 2 लाख रुपए भी हो, फिर भी 90 लाख रुपए एक साथ देना नामुमकिन था। तो उन्होंने अपनी सालों की जमा पूंजी से 20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया और बाकी 70 लाख रुपए की ईएमआई बनवा ली। हर महीने करीब 58,000 रुपए की ईएमआई। आखिरकार साहिल ने अपना ड्रीम हाउस ले ही लिया, लेकिन एक ऐसी कीमत पर जो आने वाले कई सालों तक उसकी आजादी को बांधने वाली थी। यहीं पर फर्क साफ दिखाई देता है। एक तरफ वो लोग जिन्होंने कम कमाकर भी भविष्य के लिए पैसा लगाया, और दूसरी तरफ साहिल जिसने ज्यादा कमाकर भी आज पर खर्च कर दिया। यही असली फर्क है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने और ना समझने का। क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता, उसे समय देना पड़ता है, सही जगह लगाना पड़ता है। और यही बात वॉरेन बफेट बार बार कहते हैं, अमीर बनने के लिए ज्यादा स्मार्ट नहीं, बस ज्यादा डिसिप्लिन बनना पड़ता है। सारा पेपर वर्क, बैंक लोन और रजिस्ट्रेशन की लंबी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब आखिरकार प्रॉपर्टी ओनर का नाम सामने आया, तो साहिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस नवी मुंबई में उसने अपने सपनों का घर खरीदा था, वो किसी और की नहीं, शुभम की ही प्रॉपर्टी थी। हाँ, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी, वही इलाका, वही फ्लैट, वही फैसला। लेकिन समय अलग था। साल 2011 में जब उस इलाके में सिर्फ धूल, अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और अनिश्चित भविष्य दिखता था, तब शुभम ने उसी जगह पर 1 लाख रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया था। तब किसी को भरोसा नहीं था कि यहां कुछ बनेगा, लेकिन शुभम ने शोर नहीं देखा, उसने भविष्य देखा। और अब ठीक 11 साल बाद यानी 2022 में वही प्रॉपर्टी पूरी तरह डेवलप्ड नवी मुंबई का हिस्सा बन चुकी थी। मेट्रो, रोड्स, मॉल्स, स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ। और उसी फ्लैट की वैल्यू पहुंच चुकी थी लगभग 90 लाख रुपए। वही फ्लैट जिसे कभी लोग लेने से डर रहे थे, आज लोग ईएमआई पर लेने को मजबूर थे। असल में यह बदलाव अचानक नहीं हुआ था, यह सालों की चुपचाप बढ़ती कंपाउंडिंग का नतीजा था। 2011 का पनवेल और 2022 का पनवेल दो बिल्कुल अलग दुनिया थे। शुभम ने जो रिस्क लिया था वो जुआ नहीं था, बल्कि रिसर्च और धैर्य का फैसला था। अपनी नौकरी के साथ साथ जो भी अतिरिक्त कमाई होती, शुभम उसे दोबारा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता गया। एक प्रॉपर्टी से निकला रेंट दूसरी प्रॉपर्टी की ईएमआई में लगा, और ईएमआई से बनी प्रॉपर्टी अगले इन्वेस्टमेंट की नींव बनती गई। यही है असली पावर ऑफ कंपाउंडिंग। रुको जरा, सबर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यही वजह थी कि 13 साल के अंदर अंदर शुभम के पास नवी मुंबई में 4 प्रॉपर्टीज हो चुकी थी, और उनमें से एक साहिल ने खरीदी थी। जब साहिल और शुभम आमने सामने मिले तो साहिल के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उसे लग रहा था कि वो आगे निकल चुका है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो सिर्फ दौड़ रहा था और शुभम ने रास्ता ही बदल लिया था। शुभम ने शांति से कहा, मैंने तब इन्वेस्ट किया जब ये इलाका बन रहा था। रियल एस्टेट की खूबसूरती यही है
कि ये सिर्फ इन्फ्लेशन से बचाता नहीं, बल्कि इन्फ्लेशन के साथ साथ खुद भी बढ़ता है। प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते हैं, आसपास डेवलपमेंट होता है और उसी के साथ रेंट भी बढ़ता जाता है। यानी सिर्फ पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं, बल्कि पावर ऑफ रेंटिंग भी। 36 साल की उम्र में शुभम उस पॉइंट पर था जहां वो चाहे तो आराम से रिटायर हो सकता था, क्योंकि अब वो खुद काम नहीं कर रहा था, उसके एसेट्स उसके लिए काम कर रहे थे। और ठीक इसके उलट साहिल आज भी EMI, खर्चों और जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ था। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क टिल योर लास्ट ब्रेथ। शुभम ने सोते हुए भी पैसा कमाने का रास्ता ढूंढ लिया था और साहिल, वो अब भी सुबह उठकर उसी दौड़ में शामिल था। शुभम और साहिल की बातचीत अभी चल ही रही थी कि अचानक योगेश का जिक्र निकल आया। साहिल ने हल्के मजाक में पूछ लिया, वैसे योगेश आजकल कहां है? कहीं नौकरी के लिए धक्के तो नहीं खा रहा? शुभम मुस्कुराया और बोला, नहीं भाई, उसकी गेम हम दोनों से बिल्कुल अलग चल रही है। 2 साल नॉर्मल जॉब करने के बाद वो सीधे दलाल स्ट्रीट पहुंचा और अब वहीं प्लेसेड है। रुक, उसे भी बुलाता हूं। थोड़ी देर बाद तीनों एक होटल में बैठे योगेश का इंतजार कर रहे थे। तभी योगेश अपनी गाड़ी से उतरता है। सिंपल कपड़े, शांत चेहरा, कोई दिखावा नहीं। पुराने दोस्तों से मिलने की खुशी उसके चेहरे पर साफ थी। योगेश की सादगी देखकर साहिल खुद को रोक नहीं पाया। पूछ ही लिया, भाई लाइफ में कुछ हुआ भी या नहीं? पैसा वैसा कमाया या बस ऐसे ही चल रहा है? योगेश ने बहुत सहजता से जवाब दिया, बस अगले 5 साल में रिटायर होने का प्लान है। यह सुनते ही साहिल के अंदर कुछ टूट सा गया। एक दोस्त रिटायर हो चुका था, दूसरा 5 साल में होने वाला था और वो खुद अभी भी अगले 20 साल EMI भरने के बारे में सोच रहा था। क्यूरियोसिटी में साहिल ने फिर पूछा, भाई कहीं लॉटरी तो नहीं लगने वाली? योगेश हंसा और बोला, कोई लॉटरी नहीं भाई, बस सेविंग के रूल और कंपाउंडिंग के नियम को सीरियसली फॉलो किया है। योगेश ने अपनी कहानी शुरू की। उसकी पहली नौकरी एक ट्रेडिंग कंपनी में लगी थी, IT टेक्नीशियन के तौर पर। काम अलग था, लेकिन वहां रहते रहते उसने स्टॉक मार्केट की बुनियादी समझ बना ली। उसने तय किया कि चाहे सैलरी कम हो, लेकिन हर महीने कुछ हिस्सा जरूर इन्वेस्ट करेगा। उसने 50-30-20 रूल अपनाया। सैलरी का 50% जरूरतों के लिए, 30% लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट के लिए और बाकी 20% सीधा इन्वेस्टमेंट में। शुरुआत में उसने इंडेक्स फंड में SIP शुरू की, बिना किसी जल्दबाजी के। कुछ सालों में सीखते सीखते उसे यह समझ आ गया कि सिर्फ जॉब से अर्ली रिटायरमेंट मुमकिन नहीं है। इसलिए उसने अपनी जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग और दूसरे स्किल्स से इनकम बढ़ानी शुरू की। 28 की उम्र में, जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, योगेश 3 इनकम सोर्स बना चुका था और उसी का असर उसकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी पर पड़ा। पहले 5 साल की SIP से जो पैसा बना, उसे उसने सोच समझकर स्टॉक्स में लगाया। उसका फोकस शॉर्टकट नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ था। उसे पता था कि अगर अर्ली रिटायरमेंट चाहिए तो कंपाउंडिंग को समय और डिसिप्लिन दोनों देने पड़ते हैं। इसके बाद उसने दोबारा SIP शुरू की, लेकिन इस बार छोटे अमाउंट की नहीं। उसका लक्ष्य साफ था, 10 से 12 साल में एक बड़ा रिटायरमेंट फंड खड़ा करना। यहीं पर योगेश ने 7-3-2 रूल ऑफ कंपाउंडिंग समझाया। उसने कहा, अगर आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% बढ़ाते रहते हो तो पहला बड़ा अमाउंट बनने में वक्त लगता है, लेकिन उसके बाद पैसा तेजी से बढ़ता है। पहले 7 साल में एक बड़ा बेस बनता है, अगले 3 साल में वही पैसा 2 गुनी रफ्तार से बढ़ता है और फिर सिर्फ 2 साल में अगला बड़ा जंप आ जाता है। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। लेकिन योगेश यही नहीं रुका। उसने एक और जरूरी बात समझी, इन्फ्लेशन। उसने कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट किया और देखा कि दिखने वाला बड़ा अमाउंट असल में उतना बड़ा नहीं होता। इसीलिए उसने शुरुआत से ही ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने का फैसला लिया, ताकि रिटायरमेंट के वक्त जो पैसा मिले उसकी वैल्यू भी बची रहे। योगेश ने बात खत्म करते हुए कहा, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे सही दिशा में लगाना। मैं बस इतना चाहता था कि एक दिन ऐसा आए जब मैं काम करना चाहूं, मजबूरी में नहीं। यही फर्क था। साहिल EMI के लिए काम कर रहा था, शुभम एसेट्स बना रहा था और योगेश नंबर्स, नियम और कंपाउंडिंग से अपनी आजादी खरीद रहा था। और यही इस पूरी कहानी का सार है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग उन्हीं के लिए काम करती है जो जल्दी अमीर बनने की नहीं, बल्कि लंबे समय तक डिसिप्लिन रहने की हिम्मत रखते हैं। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, अमीर बनने के लिए बहुत तेज दिमाग नहीं, बहुत लंबा धैर्य चाहिए। पॉइंट 1, 7-3-2 रूल
यहीं से शुरू होता है पैसे का असली खेल। अब एक ऐसा नियम समझो जो पैसे को सच में पैसा बनाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट तभी काम करता है जब आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट हो, लेकिन कंपाउंडिंग का सच इससे बिल्कुल अलग है। पैसा सिर्फ अमाउंट से नहीं बढ़ता, बल्कि टाइम और रिटर्न की ताकत से बढ़ता है। इसी को बहुत आसान तरीके से समझाता है 7-3-2 रूल। अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो जहां लगभग 7% का एवरेज रिटर्न मिलता है, तो आपका पैसा करीब 10 साल में दोगुना हो जाता है। लेकिन अगर वही पैसा 10 से 12% के रिटर्न पर इन्वेस्ट हो जाए, जैसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में, तो वही पैसा लगभग 6 से 7 साल में दोगुना हो सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म में करीब 15% रिटर्न मिल जाए, तो वही पैसा सिर्फ 4 से 5 साल में दोगुना हो सकता है। अब जरा सोचो, अगर आपने 22 या 23 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो हर कुछ साल में आपका पैसा खुद ब खुद मल्टीप्लाई होता रहेगा। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, यही वो जादू है जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। और यही वजह है कि वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी ताकत उसकी इंटेलिजेंस नहीं थी, बल्कि टाइम था। उसने बहुत जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू किया और सालों तक लगातार इन्वेस्ट करता रहा। इसलिए कंपाउंडिंग सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होती, ये उन लोगों के लिए होती है जो जल्दी शुरुआत करते हैं और पेशेंस रखते हैं। इस खेल में जीत उसी की होती है जो जल्दी शुरू करता है, लगातार बना रहता है और अपने पैसे को समय के साथ बढ़ने का मौका देता है। पॉइंट 2, सैलरी का असली दुश्मन टाइम नहीं, हमारी आदतें हैं। जरा ईमानदारी से सोचो, हर महीने जब सैलरी अकाउंट में आती है तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं? यार सैलरी तो आती है लेकिन बचता कुछ भी नहीं। और फिर तुरंत हम किसी ना किसी को दोष देने लगते हैं, महंगाई को, कंपनी को, टाइम को या फिर किस्मत को। लेकिन सच पूछो तो असली दुश्मन इनमें से कोई नहीं होता। असली दुश्मन होती हैं हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें। 100 रुपए की कॉफी, 200 रुपए का ऑनलाइन फूड, कभी कैब, कभी अचानक की शॉपिंग। ये खर्च उस वक्त इतने छोटे लगते हैं कि हमें महसूस भी नहीं होता, लेकिन यही छोटे छोटे खर्च महीने के अंत में हजारों बन जाते हैं और साल के अंत में लाखों में बदल जाते हैं। दुख की बात यह है कि यही वही पैसा होता है जो अगर खर्च होने की जगह इन्वेस्ट हो जाता तो धीरे धीरे हमारे लिए काम करना शुरू कर देता। दुनिया के महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट इसी बात को एक लाइन में समझाते हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी पहले पैसा बचाओ और इन्वेस्ट करो, उसके बाद जो बचे उसे खर्च करो। सच तो यह है कि पैसा बनाने के लिए बड़ी सैलरी की जरूरत नहीं होती, बड़ी सोच और डिसिप्लिन आदतों की जरूरत होती है। अगर आज हम अपनी आदतें नहीं बदलते तो आने वाला कल भी बिल्कुल आज जैसा ही रहेगा। पॉइंट 3, लेट्स स्टार्ट की सबसे भारी कीमत जो कभी दिखाई नहीं देती। जरा एक सवाल खुद से पूछो, अगर आज कोई तुमसे कहे कि एक ही काम करोगे, एक ही मेहनत करोगे, लेकिन एक इंसान अमीर बनेगा और दूसरा बस जिंदगी चलाएगा, तो क्या तुम मानोगे? यही खेल है लेट्स स्टार्ट का। मान लो आपने 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की SIP शुरू की और आपका दोस्त वही SIP 35 की उम्र में शुरू करता है। अमाउंट वही है, डिसिप्लिन वही है, इन्वेस्टमेंट वही है, फिर भी 50 से 55 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते दोनों के रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग किसी की उम्र, बैकग्राउंड या सैलरी नहीं देखती, वो सिर्फ एक चीज देखती है, टाइम। जो इंसान 25 में शुरू करता है उसके पैसे को ग्रो होने के लिए एक्स्ट्रा 10 साल मिल जाते हैं, और ये 10 साल कोई छोटे नहीं होते। यही वो साल होते हैं जहां पैसा सबसे तेजी से मल्टीप्लाई करता है। कंपाउंडिंग शुरू में धीरे चलती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है वही पैसा रॉकेट की तरह भागता है। लेट स्टार्ट करने वाला इंसान जिंदगी भर यही सोचता रह जाता है कि काश मैंने 10 साल पहले शुरू किया होता। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि उनकी वेल्थ का बड़ा हिस्सा उनकी अर्ली इन्वेस्टिंग और पेशेंस की वजह से है। याद रखो, इन्वेस्टमेंट देर से शुरू करने की सबसे बड़ी कीमत यह नहीं होती कि आपके पास कम पैसा होता है, बल्कि यह होती है कि आपके पास टाइम कम रह जाता है। और टाइम वो चीज है जिसे न लोन से खरीदा जा सकता है, न सैलरी बढ़ाकर। इसलिए अगर आज भी आप सोच रहे हो अभी तो टाइम है, तो सच ये है कि कॉम्पाउंडिंग की नजर में आज ही सबसे सही टाइम है। जितना जल्दी शुरू उतनी जल्दी आजादी।
यही है पैसे से पैसा बनाने का असली नियम। अगर अब तीनों दोस्तों की जिंदगी को एक ही फ्रेम में रखकर देखा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है। योगेश ने गेम को समझा, शुभम ने मौके को पहचाना और साहिल सिर्फ दौड़ता रहा। शुभम को रियल एस्टेट में पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिली और सही समय पर सही सपोर्ट मिलने की वजह से वो 36 की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो गया। लेकिन सच ये भी है कि रियल एस्टेट में एंट्री के लिए बल्क कैपिटल चाहिए, जो हर किसी के पास नहीं होता। शुभम के केस में उसके पापा का सपोर्ट सही टाइम पर मिला और वही उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। लेकिन अगर सबसे ज्यादा रियलिस्टिक और रिपीटेबल अप्रोच की बात करें तो वो योगेश की थी। रुको जरा, सबर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसकी टेक्निक किसी एक मौके या किसी बड़े अमाउंट पर डिपेंडेंट नहीं थी। उसने ना तो लॉटरी का इंतजार किया, ना किसी शॉर्टकट की तलाश की। उसने बस एक चीज सीखी, मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाना, खर्च कंट्रोल करना और कंपाउंडिंग को टाइम देना। यही वो चीज थी जिसे साहिल ने कभी सीरियसली समझने की कोशिश ही नहीं की। आज 36 की उम्र में शुभम रिटायर हो चुका है। योगेश भी 3 से 4 साल के अंदर रिटायरमेंट लेने की तैयारी में है। लेकिन साहिल अभी भी उसी रेस में है, अगले 20 साल नौकरी करने की। वजह उसकी काबिलियत नहीं, बल्कि उसकी फाइनेंशियल चॉइसेस हैं। घर की भारी EMI, बच्चे का महंगा स्कूल और वो लाइफस्टाइल जिसे उसने शुरुआत से ही नॉर्मल मान लिया था। ये सब मिलकर हर महीने आसानी से 1 से 2 लाख रुपए का खर्च बना देते हैं और ऐसे में अर्ली रिटायरमेंट सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। यही असली फर्क है रिच माइंडसेट और मिडिल क्लास माइंडसेट के बीच। मिडिल क्लास माइंडसेट वाला इंसान जैसे ही सैलरी आती है सबसे पहले सोचता है कहां कहां खर्च करनी है। और सच बताओ, आप में से कितनों की सैलरी आने से पहले ही शॉपिंग लिस्ट रेडी होती है? कमेंट में यस लिखो। वहीं रिच माइंडसेट वाला इंसान सैलरी आने से पहले यह सोचता है, इस पैसे से कितने इनकम सोर्स बनाए जा सकते हैं और यह पैसा मुझे कितनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जा सकता है। मिडिल क्लास के पास होती है पावर ऑफ लोन और EMI, जो शुरुआत में आराम देती है लेकिन धीरे धीरे पूरी जिंदगी बांध देती है। और अमीर माइंडसेट वाले लोगों के पास होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो शुरुआत में स्लो लगती है लेकिन समय के साथ आपको ऐसा आगे ले जाती है कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही वजह है कि वॉरेन बफेट बार बार कहते हैं, अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा नहीं, ज्यादा धैर्य और डिसिप्लिन चाहिए। तो सवाल सिर्फ इतना है, आप किस पावर को चुनते हो, EMI की पावर या कंपाउंडिंग की पावर? क्योंकि फैसला आज का है लेकिन असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा।